हेलो, गुड डे। हम लोग आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन के बारे में संबंधित इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर काफ़ी पहले 2-3 लेक्चर पहले डेवलप कर दिए थे और उसके आउटकम क्या हैं और किस ढंग से एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे थे। कल हम लोगों ने देखा कि फोटॉन जो क्वांटाइज्ड पार्टिकल है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर द लाइट, इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल और उस फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है और ये मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूव भी किया कि रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0 एंड इट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट और सदैव लाइट की गति से चलता है, कभी रेस्ट पे नहीं आता है। लेकिन यदि थ्योरेटिकली कभी फोटॉन रेस्ट पे आ जाए तो इसका रेस्ट मास 0 होगा। ये दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने आपको बताया था फोटॉन के बारे में और संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी आगे भी भविष्य में जरूरत पड़ेगी। बहुत सारा इंटरमीडिएट पे आपने पढ़ रखा होगा, तो मैं सबके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। एक सिंपल तरीके से फोटॉन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फीचर्स, आप चाहे तो इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक भी जोड़ सकते हो। फीचर्स ऑफ फोटॉन, फोटॉन से परिचित हो चुके हैं। रेस्ट मास इसका 0 है और c की वेलोसिटी से वो चलता है। लेकिन और क्या क्या इसके गुण हैं और क्या क्या फीचर्स हैं, ये जानने का प्रयास करें। तो पहला पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन इज न्यू। एक चीज और मैं इसी संदर्भ में बता दूं, फोटॉन क्वांटाइज्ड पार्टिकल, लाइट सिग्नल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक क्वांटाइज्ड पार्टिकल होती है, उसको कहते हैं फोनान। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जानते हो कम से कम चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और वो फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी एक क्वांटाइज्ड पार्टिकल है। पोलराइजेशन जब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो किसी सिस्टम के ऊपर तो वो पोलराइज हो जाता है। इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा आपने। तो जो पोलराइज होता है उसके करस्पॉन्डिंग भी क्वांटाइज्ड पार्टिकल हम मानते हैं पोलरांस। मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग मैग्नांस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लाइट सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वही फ्रीक्वेंसी फोटॉन की होती है। तो फोटॉन हैज द फ्रीक्वेंसी न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। और फोटॉन मालूम जब हो जाए इसकी फ्रीक्वेंसी तो इसकी एनर्जी निकाल सकते हो। द एनर्जी यू नो इट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू H न्यू, where nu is the frequency of the photon, H is the Planck's constant। ठीक, एनर्जी निकल गई। एनर्जी के लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन भी है, मास आइंस्टाइन्स रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन बाय आइंस्टाइन, E is equal to mc square। रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन, इट्स रेस्ट मास हम लोगों ने कल पढ़ा है, एस्टेब्लिश भी किया है मैथमेटिकली, इट इज 0। द वेलोसिटी ऑफ द फोटॉन, velocity with which the photon is moving is c। तो रेस्ट मास फोटॉन का 0 है, m0 is 0। चलता है c की वेलोसिटी से, तो क्या चलते समय भी इसका कुछ मास होता है या चलते समय भी इसका मास 0 ही रहता है? तो चलते समय फोटॉन का जो मास होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक मास। तो इस एक्सप्रेशन में जो आपने यूज किया है E is equal to mc square, E is the energy of the photon, it is equal to kinetic mass of the photon moving with the velocity c and c is the velocity of light। E is the energy of the photon in terms of nu, E is equal to h into nu। दोनों एनर्जी फोटॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको इक्वेट कर सकते हैं mc स्क्वायर
इट इज इक्वल टू h इंटू न्यू। और इसलिए काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन, काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन इज h न्यू बाई c स्क्वायर, h न्यू बाई c स्क्वायर। तो देखिए ये प्रॉपर्टी मिली। रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज 0, moves with the velocity of light c, the frequency of the photon is nu, its energy is equal to E is equal to h nu or E is equal to mc square, where m is the kinetic mass of the photon। चलते समय इसका कितना मास होगा, जब c की वेलोसिटी से चलता है तो इसका मास आ जाएगा m, m की वैल्यू h nu by c स्क्वायर होगा। इसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, काइनेटिक मास इसका m है, c की वेलोसिटी से चलेगा तो जैसे कन्वेंशनली मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक मास इज m ऑफ द फोटॉन, वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज मूविंग इज c, सो मोमेंटम इज इक्वल टू mc। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। और mc की वैल्यू यहां से निकालो तो c का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा h nu by c। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं फोटॉन के बारे में जो कल हम लोग डिस्कस किए थे, फोटॉन का नाम लिए थे। और फोटॉन ध्यान रखना क्वांटाइज्ड पार्टिकल है। एक इसी संदर्भ में और बता दूं कि लाइट का वेव कैरेक्टर होता है, तरंग के रूप में चलती है नॉर्मली, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें तरंग का व्यवहार यदि माना जाए लाइट के लिए तो फिर उन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज जो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ रखा है, यदि वेव कैरेक्टर माना जाए तो इसको नहीं कर सकते। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये कुछ घटनाएं हैं जो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड हैं, इन्वेंटेड है, इन्वेस्टिगेटेड है और इनको वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो फिर यही लाइट उन परिस्थितियों में क्वांटाइज्ड लाइट की तरह व्यवहार करता है। एंड द क्वांटम ऑफ द लाइट सिग्नल इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पैकेट, और इस एनर्जी पैकेट को एक क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं और उसे नाम दिया जाता है फोटॉन। तो इस फोटॉन जब व्यवहार करता है क्वांटाइज्ड पार्टिकल की तरह से तो उसके ये फीचर्स होते हैं। जब वेव की तरह व्यवहार करता है तो फिर उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखो मास भी आ गया, लेकिन वेव की तरह व्यवहार करेगा तो मास जैसा कोई कंसेप्ट नहीं। तो वेव के लिए अलग फिजिकल पैरामीटर हैं जिनसे वेव को हम एक्सप्लेन करेंगे। और फोटॉन व्हेन इट इज बिहेविंग एज ए क्वांटाइज्ड पार्टिकल, एज ए मटेरियल पार्टिकल, तो उसमें इसकी ये गुण धर्म होते हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो ये कल मैंने आपको बताया था कि फोटॉन के और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एक रिलेशन और मैं आपको स्थापित करूं, टोटल एनर्जी के लिए क्लासिकल एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहां देखा जाए कि टोटल एनर्जी क्या यहां भी उसी तरह से रिप्रेजेंटेड है या कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट होता है। जैसे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने देखा कि व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c, क्लासिकल केस में होते हैं तो फिर यह हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे देखा जाए एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, और एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो हम कंसीडर करें व्हाट इज इट्स रोल, किसका, इट्स माने एनर्जी का, व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c।
क्लासिकल रेंज में हम चले गए। व्हाट इज इट्स रोल व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c? तो कैसे इसको करेंगे, इसकी क्या भूमिका है, इसको कैसे समझ पाएंगे? तो हम यहाँ से शुरू करें। E इज इक्वल टू m की जगह पर हम लिख लें m0c² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v²/c²। अब b इज वेरी वेरी लेस देन c, तो इसका उपयोग किया जाएगा, लेकिन उसके पहले इसको ऐसे लिख लीजिए m0c² और ये हो गया 1 माइनस v²/c²। न्यूमरेटर में लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के समय भी किया था, न्यूमरेटर में लिख लिया। न्यूमरेटर में गया डिनोमिनेटर से तो माइनस, और स्क्वायर रूट है तो -1/2। कंडीशन है क्लासिकल केस में हमको कंसीडर करना है। नाउ v इज वेरी वेरी लेस देन c, v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करें और हायर ऑर्डर टर्म को हम ड्रॉप कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। देन वी गेट E इज इक्वल टू m0c² मल्टीप्लायर है, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है, ये रह जाएगा और यहाँ आएगा 1 माइनस माइनस प्लस v²/2c², v²/2c²। गुणा कर दीजिए E को, ये इधर दाहिनी तरफ m0c² के लिए, तो E इज इक्वल टू पहला टर्म हो गया m0c² प्लस c² कैंसिल, हाफ m0v²। तो टोटल एनर्जी का फॉर्म इन द केस व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c, ये भी उसी तरह कहा जाता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट। वस्तु रुका हुआ है, रेस्ट मास उसका m0 है, तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी, रेस्ट मास एनर्जी जो कहलाती है, वो m0c² आएगी, एंड प्लस द काइनेटिक एनर्जी। v इज वेरी वेरी लेस देन c में m0 की वैल्यू m के बराबर होती है, तो हाफ mv²। सो एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी Pe m0c² पहला टर्म प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ m0v² या हाफ mv²। तो इसका भी स्वरूप वैसे ही होता है जो क्लासिकल केस में हमको प्राप्त होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में प्राप्त होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में प्राप्त होता है, कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस एक्सप्रेशन के बराबर होता है, और इस तरह से ये दिया जाता है। तो इस तरह से जो एनर्जी इज इक्वल टू mc² इक्वेशन प्राप्त हुआ, आइंस्टाइन द्वारा जो डेवलप हुआ, वो स्पेशल केस है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन आपने डेवलप किया, Ek इज इक्वल टू mc² माइनस m0c², it is a special case valid in the cases when v is comparable to c but less than c। लेकिन जब भी वेलोसिटी बिकम्स वेरी वेरी लेस देन c, तो हम क्लासिकल कन्वेंशनल जो एक्सप्रेशंस हैं जिससे हम परिचित हैं, उन एक्सप्रेशंस को प्राप्त किया जा सकता है। ये स्थिति बनती। मान लीजिए एक आपको समस्या दे दी जाए, द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, the relativistic kinetic energy is k। मैं अब तक E के लिखता रहा हूं, आप E के जैसे ही लिखा जाएगा
आप कहेंगे इट इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को मैं के लिख रहा हूं, और इसलिए लिख रहा हूं कि किताब जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो यह एक प्रश्न है जो कई वर्षों में पूछा गया है। So the relativistic kinetic energy of the system of a particle is k, or and its momentum is p, and its momentum is p। दिया हुआ है एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मोमेंटम है p और उसका रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है k। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का अर्थ हो गया वी आर इन द रिलेटिविस्टिक डोमेन वेयर v इज लेस देन c, इसमें काम कर रहे हैं। तो आपको दो चीजें पता है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी k पता है, उसका मोमेंटम ज्ञात है p, तो आपको करना है एस्टैब्लिश a relation in between k and p। तो k और p के बीच में क्या संबंध होगा उसको स्थापित करिए, और एक्चुअली जो इम्तिहान में पूछा गया है एक्चुअली वही संबंध ही पूछा गया है। सो दैट p इज इक्वल टू, अब हमें याद नहीं तो हम लिख रहे हैं कि k और p के बीच में क्या संबंध होगा, इसको स्थापित करिए। कैसे इसे किया जाएगा और वो संबंध क्या होगा जो पूछा गया है, और उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो पूरा नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल सवाल भी जो आएंगे वो मुश्किल नहीं होते, उसको आसानी से किया जा सकता है। थोड़ा सा सावधान होके करें, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है, और इसलिए उसको आसानी से किया जा सकता है। नाउ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, तो के हम लिखेंगे k इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m0c स्क्वायर। दिस इज द रिलेशनशिप वी नो। ek की जगह पर हम k लिखते हैं क्योंकि प्रश्न में k दिया हुआ है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m0c स्क्वायर। नाउ mc स्क्वायर is the total energy of the system, so k is equal to E is equal to mc square minus m0c square. Say equation number 1। और एक संबंध ऑलरेडी आप एस्टेब्लिश कर चुके हो, we know that, और कॉपी खोलोगे तो कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा ये संबंध। E स्क्वायर इट इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। ये आपने एस्टेब्लिश किया हुआ है, और मैंने उस समय भी आपको बताया था इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ही स्टेप्स हैं, 8-10 स्टेप, जिसमें कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, और उससे पूरे मार्क आपको मिलेंगे। यदि आप सावधानी पूर्वक करोगे तो उसको भी आसानी से कर सकोगे। तो उसी तरह का सिचुएशन यहाँ भी है। नाउ वी नो E इज इक्वल टू दिस मच एंड देयर बाय E स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो E की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। से इक्वेशन नंबर 2। E की वैल्यू यहाँ रिक्वायर्ड है इन इक्वेशन नंबर 1, सो पुटिंग E from equation 2, putting E from equation 2 into equation 1 into equation 1, तो रख दीजिए K it is equal to E and E is equal to square root m0 square c to the power 4 plus p square c square। E की जगह पर
एंड माइनस m0c स्क्वायर। E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पे हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। दिस कैन फर्दर बी रिटन है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर कर लो तो k प्लस m0c स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, k प्लस m0c स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर किया, k प्लस m0c स्क्वायर स्क्वायर कर दिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड आल्सो ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो k स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस 2 m0 c स्क्वायर इंटू k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab m0 c स्क्वायर इंटू k, this is equal to m0 square c to the power 4 plus p square c square। इसमें से देखिए कुछ चीजें यदि कॉमन हो तो कैंसिल कर दिया जाए। m0 square c to the power 4 can be cancelled and we get the value for p square। c square से डिवाइड कर दो तो we get the value for p square। p square is equal to k square by c square, k square by c square plus 2 m0 c square cancels k, 2 m0 k, where k is the relativistic kinetic energy। और एक्चुअली इम्तिहान में यही पूछा गया है कि इस संबंध को स्थापित करिए। हमने याद नहीं था तो आपको कह दिया कि k और p के बीच में संबंध स्थापित करिए, तो एक्चुअली ये p स्क्वायर में संबंध है, तो आप p में एक्सप्रेस करोगे तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस 2m0 k। So this is the relationship we have to establish। इसे स्थापित करना था जो आपने एस्टेब्लिश कर दिया। तो देखो छोटा सा डेरिवेशन है, वहां से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया। इतना छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसे आप कर लेंगे। और सौभाग्य से यदि यह प्रश्न पूछा जाता है पेपर में तो आप उसे आसानी से कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और इस तरह से इसको कर सकते हैं। बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल और किताबों में दिए हुए होंगे, मैं कुछ सैलिएंट फीचर्स न्यूमेरिकल के भी आपको बता दे रहा हूं कि जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए और ढंग से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी कर सके। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और मैं करा देना चाहता हूं, आपको पूछा भी जाता है और मैंने बताया किताबों में ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे जो एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर पर आधारित हैं या E k इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर पर आधारित हैं। उसकी सहायता से आपको फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो एक प्रश्न है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन 0.6 c की वेलोसिटी से चल रहा है।
यदि उसकी वेलोसिटी को हम बढ़ा करके 0.8c करें तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को 0.6c से बढ़ा करके 0.8c करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? प्रश्न समझिए क्या है। एक इलेक्ट्रॉन है, चल रहा है, दिया हुआ है उसको वेग, कैसे प्राप्त हुआ ये नहीं पता है, 0.6c की वेलोसिटी से चल रहा है। अब आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, एक्सीलरेट होगा तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, 0.6c से बढ़ करके 0.8c हो जाती। तो आपको बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को 0.6c से बढ़ा करके 0.8c करने में कितना कार्य करना होगा। ये प्रश्न मैं अभी लिख देता हूँ, प्रश्न कैसे किया जाएगा उसको भी सरल तरीका बता देता हूँ। किताब में थोड़ा अलग अलग कैलकुलेट किया है तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आसानी से किया जा सकता है। जो चीज़ें कैंसिल हो सकती है उसको पूर्व में ही कैंसिल कर सकते हो, कैलकुलेशन करने के उपरांत उसको कैंसिल करने से कोई फायदा नहीं। तो जब कार्य करते हो शुरू में ऐसे ही डेवलप ही किया था, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आया, लगाए गए फोर्स के द्वारा dx डिस्टेंस ट्रेवर्स करता है, तो वर्क डन dw की वैल्यू आपने लिखा था f dx, और यह वर्क डन dw जो होगा वह वस्तु में संचित हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो dw को आपने dek लिखा था, क्योंकि पहले फोर्स नहीं लगा था तो वस्तु रुका हुआ था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और आपने अब उस पर फोर्स लगा दिया, dx का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब उसमें गति आ जा रही है, चलना शुरू करती है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी का अंतर जो होगा इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी होगा। स्मॉल वर्क किया गया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए स्मॉल वर्क किया गया, और इसलिए स्मॉल इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर। तो यहाँ भी आपको निकालना है कितना कार्य करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितने की वृद्धि हो जा रही है। पहले सिस्टम की कितनी काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, जब उसकी वेलोसिटी 0.6c थी, अब उसकी वेलोसिटी 0.8c हो गई, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई। अंतिम काइनेटिक एनर्जी में से पूर्व की काइनेटिक एनर्जी को घटा दोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो यह किए गए कार्य की वैल्यू को बताएगा, और इस तरह से W की वैल्यू निकल जाएगी, कितना कार्य किया जाएगा। तो प्रश्न इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं प्रश्न लिख देता हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के ढेर सारे प्रॉब्लम होंगे जो किताबों में दिए हुए हैं, और एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं उनको जरूर आप कर लें, उनको पढ़ लें, तो आपको मदद मिलेगी। फिजिक्स में अच्छे अंक प्राप्त करने में ये निर्णायक होगा। एन इलेक्ट्रॉन is moving with a velocity of 0.6c. An electron is moving with a velocity of 0.6c. आपको यह स्पष्ट है 0.6c से चल रहा है, इसलिए हम रिलेटिविस्टिक डोमेन में, तो ये चल रहा है तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड होगा, एक है। अब आपको करना क्या है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क
amount of work, find out the amount of work needed in increasing its velocity, its माने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को in increasing its velocity, find out the amount of work needed in increasing its velocity to 0.8 c. ये प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास मालूम है आपको कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। बार बार कहा जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है या चल रहा है बट विथ वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन c, तब भी उसका मास वही रहेगा, रेस्ट मास के बराबर आएगा। तो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फाइनल जब कैलकुलेशन करेंगे तब इस वैल्यू को रख लेंगे। अभी मान लेंगे कि रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m0। जब ये 0.6 से चल रहा था तो उसमें रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए इसकी कितनी थी, तो उसके लिए आवश्यक होगा हम रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखें। EK इज इक्वल टू mc² माइनस m0c²। ये आप जानते हो, इट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। चेंज कर लो इसको, m0c² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v² बाई c² minus m0c²। m0 is the rest mass of the electron. M is the moving mass of the electron, the kinetic mass of the electron, and c is the velocity of light. Here is the relativistic kinetic energy. m0c² कॉमन लिया जा सकता है, तो m0c² टेकन आउटसाइड। ब्रैकेट में हमको मिल गया पहले से टर्म जो प्राप्त हुआ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v² बाई c², ये बचेगा। और ये m0c² बाहर ले लिया तो -1 से दिस है इक्वेशन नंबर 1। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो मैंने कहा था बाद में आप इसकी जगह पर 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम रख लेंगे, c की वैल्यू रख लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन अभी इसी एक्सप्रेशन का हम प्रयोग करेंगे। तो दो कंडीशन है, एक समय वेलोसिटी इसकी है 0.6 c, एक समय वेलोसिटी है इसकी 0.8 c। इनिशियल वेलोसिटी 0.6 c है तो मान लेते हैं when v is equal to v1, v it is equal to v1, v1 means 0.6 c, where लिख लो चाहे, where v1 is equal to 0.6 c। तब इक्वेशन नंबर 1 से we get EK1 V1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी EK1 से सारा कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा m0c², पहला टर्म आ गया ब्रैकेट में 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v1² डिवाइडेड बाय c², v इज इक्वल टू v1 -1 से इक्वेशन नंबर 2। जब v की वैल्यू v1 के बराबर है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रिलेटिविस्टिक EK1 है। दूसरा कंडीशन व्हेन v इज इक्वल टू v2, वेयर फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू, बोलो कितना आया, v2 इज इक्वल टू 0.8 c।
बाद में रख लेंगे। तो E-K2 हमें प्राप्त होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगा रिलेटिविस्टिक, दिस इज इक्वल टू m0c², ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/√1 माइनस v2² -1 से इक्वेशन नंबर 3। जब वेलोसिटी v1 थी तो उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक E-K1 था। जब वेलोसिटी इसकी v2 हो गई 0.8 c हो गई तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इसकी है E-K2। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू E-K2 फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी E-K1 शुरू में ही किया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज द वर्क डन, और वर्क डन कितने के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वर्क डन के बराबर आएगा, यही कैलकुलेट करना है। हाँ हाँ अभी चलने दो। तो यही कैलकुलेट करना है आपको। तो W की वैल्यू आ जाएगी, घटाइए E-K2 3 में से 2 को घटाना है, ये -1 है, ये घटेगा तो ये +1 हो जाएगा, कैंसिल करेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, तो m0c² कॉमन है, टेकन आउटसाइड, यहां आ गया 1/√1 माइनस v2² c² माइनस, ये कटेगा और ये माइनस हो जाएगा, -1/√1 माइनस v1² c²। ये प्राप्त हो गया, और इसी को न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो तो आपको फिर उत्तर निकल जाएगा कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक आध स्टेप और कर देता हूं। W, the amount of work done, it is equal to m0c²। पहला टर्म V2 इज 0.8 c, और 0.8 करके करेंगे तो पहले मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूं आपको। 0.8 रखते हो तो 0.6 आता है स्क्वायर रूट की वैल्यू, 0.6 रहते हो तो इसकी वैल्यू 0.8 आता है। तो ये आ गया m0c² 1/V2 की जगह पर कितना रखना है 0.8 c, और 0.8 c रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/0.6। ये 0.8 c रखोगे, c कैंसिल्स, 0.8 का स्क्वायर 0.64, घटाएंगे तो 0.36, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस दूसरा टर्म 1/V1 की वैल्यू कितनी है 0.6 c, रखोगे c कैंसिल्स, 0.6 का स्क्वायर 0.36, घटाएंगे तो 0.64, स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.8, तो यहां पर आ गया 1/0.8। नॉर्मली 0.6 0.8 सी पूछा भी जाता है जिससे कि आपके कैलकुलेशन में कोई कठिनाई ना हो और आसानी से कैलकुलेट कर सको। ये फिर आ जाएगा वर्क डन इट इज इक्वल टू m0c², भाग दीजिए इसको, 6 का 6, 4 10, 6 6 36, 4 40, 1.67 माइनस 8 से भाग दीजिए, 8 का 8, 2 10, 20, 8 दूनी 16, 4 20, 8 5 40, 1.25 घटा दीजिए, तो W वर्क डन विल बी इक्वल टू m0c² इंटू 7 में से 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 0.42। m0 की वैल्यू रखो, c की वैल्यू निकालो और रख दोगे तो कैलकुलेट कर दोगे तो W की वैल्यू न्यूमेरिकली निकल जाएगी, और इस तरह से वर्क डन की वैल्यू निकाली जा सकती है।
ये वर्क डन जो आएगा ये m0 किलोग्राम में रखा है, c मीटर पर सेकेंड में रखा है, तो ये जूल में आएगा उत्तर इसका। कभी कभी उत्तर आपसे एक्सपेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखो, तो कैसे कर पाओगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बामर सीरीज पढ़ा होगा, तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंसिडेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ा होगा, वहां भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की इकाई है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब होता है इंटू वोल्ट, और कूलाम्ब वोल्ट ही जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। तो इस तरह से जूल यदि आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से भाग दे देंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ का गुणा करेंगे तो जूल में उत्तर आ जाएगा। और इस तरह से एनर्जी रिक्वायर्ड की वैल्यू जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जा सकती है। तो इस तरह की और ढेर सारी समस्याएं किताबों में आपकी दी होंगी, उसे आप कर डालेंगे, पढ़ लेंगे। कम से कम मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको जरूर कर डालिएगा, तो फिर थ्योरेटिकल पोर्शन आल्सो जो है जिसका डेरिवेशन यहाँ किया जा चुका है, और जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे एक्सपेक्टेड है और जिनका उत्तर आपको देना होगा, उसका उत्तर आप आसानी से और सक्षमता के साथ आप दे पाएंगे। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि आप इस तरह से कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल एज फार एज यूनिट फर्स्ट इज कंसर्न रिलेटिंग टू स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का यूनिट फर्स्ट जो है वह इस लेक्चर के थ्रू समाप्त होता है। नाउ विल स्टार्ट द यूनिट सेकेंड पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे यूनिट सेकेंड के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।